हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 11, 12 समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आपको इतने पैसे देने हैं या उतने पैसे देने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जहां हम बात करेंगे सरल रेखा के MCQ पार्ट 2 की। MCQ पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 30 तक कुछ सवाल किए थे। आज हम लोग 31 से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत से सवाल हैं हमारे पास, सवालों की कमी नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। और जो सवाल हम लोग आज करेंगे ना, वो आपकी NCERT को भी कवर कर लेते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लेते हैं, साथ ही साथ प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए भी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न नंबर 31, उस रेखा का समीकरण जिसका अक्षों के मध्य किसी भी भाग में मध्य बिंदु x1 y1 रहता है। अब देखो भाई साहब, सवाल ऐसा है कि देयर इज अ लाइन, ऐसी कुछ, और ये जो लाइन है, ये कोई एक पॉइंट होगा A और ये एक पॉइंट होगा B। तो ये जो A और B का मध्य भाग है, जिसे आप M कह सकते हैं, ये x1 और y1 है। आपको दिया है कि ये मध्य बिंदु है। अब आपको AB रेखा का समीकरण निकालना है। और जब अक्षों के मध्य भाग या अंतःखंड की बात होती है, मेरे दिमाग में अंतःखंड रूप आ जाता है। अंतःखंड रूप क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें x बटा a प्लस y बटा b लिखा जाए, वो अंतःखंड रूप होता है किसी भी समीकरण का, जहां पर A वो बिंदु होता है जहां रेखा x अक्ष को कट करती है, B वो बिंदु होता है जहां रेखा y अक्ष को कट करती है। अब इन दोनों का मध्य बिंदु M है, तो क्या आप M को लिख सकते हैं कि a प्लस 0/2 x1 के बराबर है। मतलब a जो है वो x1 बटा 2 है। सीधी सीधी बात है, a का मान x1 बटा 2 या 2x1 हो जाएगा, x1 बटा 2 नहीं, a का मान 2x1। यहां पर 0 प्लस b बटा 2 बराबर y1, तो यहां से लिख सकते हैं b का मान 2y1। तो अब आपको सीधा सीधा a और b की जगह x1 y1 रख देना है। ठीक, तो समीकरण मिला x बटा 2x1 प्लस y बटा 2y1 बराबर 1, एंड अल्टीमेटली x बटा x1 प्लस y बटा y1 बराबर 2, और यह आपका सही जवाब है। तो ऐसा विकल्प नंबर क में दिया है, और क विकल्प जो है वो करेक्ट भी है, मुझे तो पूरी उम्मीद है। आप क्या कहते हो? ठीक है, मैंने किया तो सही किया होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर क जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 31 का ये जवाब है, आप एक बार देख लीजिए। अगर कोई परेशानी आती है तो परेशानियां जिंदगी भर आती रहेगी। उनकी समस्या के लिए, उनके समाधान के लिए आप हर परेशानी का समस्या के तो समाधान के लिए कमेंट नहीं कर सकते, इस परेशानी की समस्या के लिए कमेंट कर सकते हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके। 4 बजने पर घंटे की सुई का समीकरण क्या है? और ये काफी बढ़िया सवाल है, एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। चूंकि आपको पता है कि 4 बजते ही है, प्रैक्टिकल सवाल है, और घंटे की सुई घूमती रहती है 4 बजे। तो अगर आपने घड़ी को देखा हो, है ना, क्योंकि घड़ी आपको नहीं देख सकती, आप ही को घड़ी को देखना है, तो घड़ी ऐसी गोल गोल होती है, कहीं चौकोर भी होती है, चिंता की बात नहीं है। कई एक्स अक्ष और वाई अक्ष अपन मान लेते हैं कि जहां से कांटे लगे हैं ना, वहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ऐसे कुछ, और ये वो मूल बिंदु है जहां से कांटे बनाए गए हैं। अब एक कांटा ऐसा होगा जिसे आप सेकंड का कांटा बोल सकते हैं, एक थोड़ा सा मोटा कांटा होता होगा जिसे अपन मिनट का कांटा बोल देते हैं, ऐसा कुछ। चलो मिनट का कांटा ऐसा ही है। एक कांटा थोड़ा बड़ा होता है, जो और भी बड़ा होता है, जिसे अपन घंटे का कांटा बोल देते हैं, वो थोड़ा छोटा होता है कंपैरेटिवली। ऐसे ही होता है घड़ी। क्या ये घड़ी एक गोल गोल वृत्त बनाती है? बिल्कुल बनाती है। आपको याद है कि आपने इसके ना 3 टुकड़े करते हो, मतलब यहां से यहां तक आपने 4 टुकड़े करे, 12 टोटल 12 बजाने अपने को कैसे ना कैसे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कितने टुकड़े करते हो सर? हर एक पीस के 3-3 टुकड़े और कर दिए, 1 2 3 और 1 2 3। सो अल्टीमेटली अगर आप इसे देखें तो अब आपसे पूछा है कि ये जो घड़ी का कांटा है जो 4 बजा रहा है, 4 कब बजाएगा? यहां।
तो बाकी सब भूल जाइए, ये बताइए कि 4 बजे इसका समीकरण क्या होगा। अब यार आपने कभी भी मतलब घड़ी वड़ी देखी होगी, आपसे कभी भी घड़ी ने समीकरण नहीं पूछा होगा कि मेरे 4 बजने पे समीकरण कितना है। ये कहाँ संभव है? सिर्फ और सिर्फ गणित में। सो वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और ये कहां से गुजर रही है भाई साहब? ये मूल बिंदु से गुजर रही है। तो यदि कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु होता क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। यदि कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो आप रट लीजिए कि समीकरण y बराबर mx होगा। आपको क्या निकालना है अब? m, ठीक। अच्छा देखो, ये जो अपन ने 1 से लेके 12 तक 3 टुकड़े या 12 टुकड़े टोटल किए हैं, है ना। इसमें अपन ने फिर इनके 3-3 टुकड़े किए। 3-3 टुकड़े में आप ये देख सकते हैं कि हर टुकड़े का जो कोण है वो 90 डिग्री है। मतलब इस टुकड़े का कोण 90, इसका 90, ऐसे सारे ये वाला कोण भी पूरा का पूरा 90 होगा। हमें क्या प्रवणता निकालना है ना, m का मान कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेंगे। तो अब ये मत बोलना कि ये 4,0 से गुजरेगा ना, ये 4 अलग ही कोई चीज है। तो यहां से है ना, ये जो कोण निकल जाए कि ये कोण कितना है तो आपका काम हो जाए। अब देखो, ये x अक्ष है, बिल्कुल है। ये y अक्ष मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। ये कोण पूरा का पूरा 90 डिग्री है। यहां से यहां तक ये 3 टुकड़ों में टूटा है, तो 90 के 3 टुकड़े करोगे तो क्या ये 30 डिग्री आना चाहिए? आना चाहिए। चलो, अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये 30 डिग्री धनात्मक ऋणात्मक वाला खेल भी होगा? बिल्कुल होगा। समीकरण निकालना है तो क्या आप कह सकते हैं कि ये -30 डिग्री होगा? तो रेखा x अक्ष के साथ -30 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसकी प्रवणता tan थीटा जो होती है वो होगी tan -30, और -tan थीटा वास्तव में माइनस या tan माइनस थीटा -tan थीटा के बराबर होता है, इसीलिए ये -tan 30 के बराबर हो जाएगा। और tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो आपको m का मान मिला, रख दो सवाल में यार। तो y बराबर 1/√3x या √3y माइनस x बराबर 0। √3y माइनस x बराबर 0 या x माइनस √3y बराबर 0। विकल्प नंबर क में ये आपको समीकरण दिया है। अगर आप यहां -1 से गुणा कर देंगे तो आपको ऐसा कोई समीकरण फिर से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क मेरी साइड से तो ये है। अब देख लो, अगर आपको कोई दिक्कत है, यहां पर आपसे 5 बजने पर समीकरण पूछे तो यहां से यहां 60 डिग्री का कोण है। अगर आपसे 2 बजने पर पूछे तो ये कोण 30 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का। अगर आपसे 10 बजने पर को समीकरण पूछे तो भाई साहब ये जो रेखा है ना वो आगे जाकर इसी लाइन पे 10 बजा देगी। मतलब जो समीकरण 4 बजे वही समीकरण 10 बजे भी है। यही रेखा है जो आगे जाकर 10 बजे कर देगी। यहां से यहां 180 का अंतर है बस। जो समीकरण 11 बजे वही समीकरण 5 बजे भी है। जो समीकरण 1 बजे वही समीकरण 8 बजे, 7 बजे, 1 बजे वाला 7 बजे है ना। जो समीकरण 1 बजे वो 7 बजे भी है, 2 बजे वाला 8 बजे भी है। खैर सवाल हो चुका है समाप्त। अपन देख लें ऑप्शन नंबर का सही है कि नहीं है, करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां इसका मान -1/√3 है, तो ये -y और ये प्लस हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। थोड़ा सा हमने वहां पर y की जगह m की जगह -1/√3 रखना था, तो -1/√3 रखने से ये माइनस है, यहां माइनस है और यहां माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है ना। अपन ने जो किया सही किया, लेकिन पुट वैल्यू थोड़ी गलत कर दी थी। ऑप्शन नंबर ग सही था। उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है एवं जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 इकाई है। अपन ने पहले पार्ट में जितने भी सवाल किए वहां पर कहीं भी हमें लंब रूप का सवाल नहीं मिला था, है ना। इसीलिए 2 पार्ट में सवाल करने की आवश्यकता पड़ती है। उस रेखा का समीकरण जिस पर x अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई 4 इकाई है और जो x अक्ष के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैं आपको पहले तो सवाल समझा देता हूं यार। x अक्ष के साथ 120 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा है वो वास्तव में ये है। x अक्ष मतलब धनात्मक x अक्ष की बात हो रही है, धनात्मक कोण बनाएगी 120 डिग्री का।
और समस्या क्या है कि यहां से यहां जो लंब डाला गया है उसकी इकाई या ये जो लंबाई है वो 4 इकाई होती है, और हमें लंब रूप नाम का एक समीकरण पता है। चलो इसको अपन P लिख लेते हैं। लंब रूप क्या कहता है कि अगर ये इकाई, ये P इकाई का लंब है और ये अल्फा कोण है, तो इस रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। आपको क्या अल्फा कोण दिया है? नहीं दिया है। आपको क्या P लंबाई दी है? दी है। P का मान 4 है, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या अल्फा कोण निकाला जा सकता है? अब अपन इस पर आते हैं। क्या हम अल्फा कोण निकाल सकते हैं? तो अगर हम अल्फा कोण निकालने के बारे में बात करें तो देखो यार, ये कोण 120 है ना, तो ये कोण सीधी सीधी बात है 60 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज में ये 90 डिग्री है क्योंकि लंब के बारे में बात हो रही है, तो ये 60, ये 90, ये 60, 150। तो भाई साहब ये जो कोण है 180 में से 150 घटाने पर 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा का मान 30 डिग्री, कितना? अल्फा बराबर 30 डिग्री। So if we put the value of alpha and p in the equation, we will get the equation of line. बस, तो x cos 30 प्लस y sin 30 बराबर 4। cos 30 मतलब √3/2, ये मतलब 1/2। सो फाइनली √3x प्लस y बराबर 8। √3x प्लस y बराबर 8 ऐसा कहीं पर भी बनते हुए पहली नजर में तो नहीं दिख रहा। ठीक है, √3 प्लस, अच्छा ठीक है, एक छोटी सी बात और भी है कि लंब की लंबाई 8 है या 4 है, तो ऐसा आपने यहां से इसे लिखा है। ठीक सर जी, x √3 प्लस y बराबर 8। सो लेट्स चेक ऑप्शन नंबर क। डन। तो ये जो विकल्प नंबर क है वो करेक्ट भी यहां से हो जाना चाहिए। रेखा एक्स अक्ष के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये 120 था, ये 60 था, ये भी करेक्ट था। और उसके बाद मूल बिंदु से लंब पर डाली गई लंबाई 4 इकाई है। ठीक है सर जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। रेखाओं x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। वहां जो वो प्लस माइनस का खेल है, शायद मतलब बेसिकली उसको ना आप ऐसे भी देख सकते हो कि चूंकि सिर्फ प्रवणता देख के भी आंसर किया जाए तो चारों विकल्पों में से क विकल्प ही था जो प्रवणता देख के आंसर कर रहा था। कई बार सवालों में कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती है। रेखाओं x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 और 2x प्लस y प्लस 5 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कितना है? तो ठीक है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो यार देखो, सबसे पहले इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। तो यहां पता है एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक रेखा का समीकरण निकालने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता है। यहां पर आपको 2 रेखाएं दी है और ये बोला है कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जो रेखा निकलती है उसका समीकरण। अब 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु एक ही बिंदु होता है। जैसे मान लो ये दोनों रेखाएं हैं, अब इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से तो अनंत रेखाएं गुजर सकती है ना, तो हमें दूसरी रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु और चाहिए जो सवाल में नहीं दिया है। ठीक है, अब समस्या यहां एक और है फिर तो। ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं है तो, और यहां ये बिंदुओं शब्द लिखा हुआ है। बिंदु मतलब कंफ्यूज करने वाली बात है, बिंदु तो एक ही होगा ना, बिंदु वाला बात हो भी नहीं सकती, एक ही बिंदु होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और चारों विकल्पों में से एक रखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन सा विकल्प संतुष्ट करता है। तो हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला। हम ये वो वाला बिंदु निकाल रहे हैं जहां से ये दोनों रेखाओं का समीकरण हम आसानी से पहचान सकते हैं। मतलब वो बिंदु जहां से जो भी रेखा आएगी वो गुजरेगी तो इन चारों में से कोई एक होगी, तो उस बिंदु को तो संतुष्ट करेगी।
अपन ने ऊपर वाली रेखा में 2 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 2x + 4y = 20। ऐसा कुछ। पहले में से दूसरा घटाओ, पहले में से दूसरा घटा दिया जाए तो अगर पहले में से दूसरा घटा दिया जाए तो -3y = -25, y = 25/3। अगर y = 25/3 है तो इस समीकरण का प्रयोग कर लो। x = 10 - 2y, तो x = 10 - 25 दूना 50/3, तो ये मिलेगा 30 - 50 मतलब -20/3। तो x का मान -20/3 और y का मान 25/3 किस समीकरण में आए तो ये हल हो जाए। अब आपको देखिए, देखो सीधी सीधी बात है, बिंदु जो है इन दोनों का प्रतिच्छेद -20/3 और 25/3 है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन नंबर आप क में रख के देख लो, ख में रख के देख लो, ग में रख के देख लो, घ में रख के देख लो, रखोगे तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही हो जाएगा। x का 5 गुना मतलब -100/3, 25 का 4 गुना 100/3, तो ऑप्शन नंबर ख यहां सही होगा। बस सीधी सीधी बात है। मतलब यहां पर एक ये जो सवाल, ऐसे सवाल देख के ना हमें एक स्वाभाविक सा डर लगता है कि 2 बिंदु चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव सवालों में आधी जानकारी होगी तो भी चलेगी। बिंदु a की घात a cos की घात 3 b sin की घात 3 से गुजरने वाली एवं रेखा x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर a पर लंब रेखा का समीकरण है। इस रेखा पर लंब होनी चाहिए रेखा, ठीक है, और इस बिंदु से गुजरनी चाहिए। x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर a। तो सबसे पहले अगर आपको किसी रेखा पर लंब रेखा निकालनी है तो जिस रेखा पर लंब रेखा निकालनी है आप उसका पहले प्रवणता तो निकाल लो। तो अपन निकाल रहे हैं m1 पहली रेखा की प्रवणता। m1 मतलब अपन ने लिखा m1 पहली रेखा की प्रवणता मतलब x के आगे जो लिखा है, y के आगे जो लिखा है, भाग देकर माइनस। अब कोसेक को ऊपर पहुंचाया तो साइन, सेक को नीचे पहुंचाया तो कॉस, तो ये मिला के भाई साहब -tan थीटा है। ये कितना आया प्रवणता, मतलब पहली जो प्रवणता है वो थीटा के रूप में -tan थीटा है। तो दूसरी जो प्रवणता m2 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों रेखाएं लंबवत है, ऐसा हो जाना चाहिए। तो m2 का मान 1/tan थीटा मतलब cot थीटा हो जाना चाहिए। अब आपके पास cot थीटा है, बिंदु है, m है और बिंदु है, तो क्या आप समीकरण निकाल सकते हैं? y - y1 मतलब y - a साइन की घात 3 थीटा बराबर cot थीटा, x - a cos की घात 3 थीटा, ऐसा कुछ। अब देखो यार, y - a साइन की घात 3 थीटा, cot थीटा का मतलब cos थीटा बटा साइन थीटा, यही ना। तो आपने क्या किया, cos थीटा बटा साइन थीटा में इसे लिख दिया ऐसे, cos थीटा x - a cos की घात 4 थीटा, cos थीटा को अंदर गुणा कर दिया और बटा में साइन थीटा यहां लिखा हुआ तो है ही सही, है ना। cot थीटा का मतलब cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा को अंदर गुणा कर दो, साइन थीटा को यहां रहने दो, ये साइन थीटा को भी यहां ले आओ। तो आपके पास बचा y साइन थीटा -a साइन की घात 4 थीटा बराबर cos थीटा -a cos की घात 4 थीटा। अब देखो आपके पास x cos थीटा y साइन थीटा जैसा है, यहां x भी गुणा में है, तो यार cos मतलब x cos थीटा धनात्मक है, y साइन थीटा को वहां पहुंचा दो। तो आपके पास जो समीकरण आया है उसमें मिलेगा a cos की घात 4 थीटा माइनस a साइन की घात 4 थीटा बराबर x cos थीटा माइनस y साइन थीटा। अब ये x cos थीटा माइनस y साइन थीटा सिर्फ यहां दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसको सरल करना करके देखना पड़ेगा कि क्या ये a cos 2 थीटा आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर ये a cos 2 थीटा की जगह कुछ और आएगा तो मैं इनमें से कोई नहीं विकल्प लगाऊंगा,
और अगर ये सरल होने पर a cos 2 थीटा आ जाएगा तो अपन इसको सरल कर देंगे, ही लिख देंगे। बाकी x cos थीटा माइनस y sin थीटा तो जवाब में है। आपने एक काम किया, a को बाहर निकाल लिया, cos की घात 4 थीटा को cos का वर्ग लिख सकते हैं, माइनस साइन की घात 4 थीटा को साइन का वर्ग लिख सकते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो क्या ये cos का वर्ग थीटा प्लस साइन का वर्ग थीटा गुणा cos का वर्ग थीटा माइनस साइन का वर्ग थीटा है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। भाई साहब ये तो हो गया एक, है ना, होता ही है बचपन से। cos का वर्ग माइनस साइन का वर्ग cos 2 थीटा, हो गया cos 2 थीटा खत्म। तो ये मिला a cos 2 थीटा। तो बात सही है, ऑप्शन नंबर क। डन है। देख लो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कर दो। चलो यार, क करेक्ट है, मुझे भी पूरा भरोसा है खुद पर भी और आप पर भी कि आप समझ चुके हो, और अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कर दोगे। बिंदु 7,4 और -1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का समीकरण कितना है। मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी रेखा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब भी हो और उसे 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ भी दे। समद्विभाजक मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसे M1 कहूं, इसकी प्रवणता, और इसकी M2 कहूं, समद्विभाजक का मतलब लंब भी है और समद्विभाजक भी है। 2 केस आपको सवाल में दिए हैं। M1 आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, M2 के बारे में ज्यादा जानकारी हमें फिर से नहीं है। M1 के बारे में जानकारी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन ने ऐसे सवाल कई कर लिए यार। M1 का मान 4 में से -2 गए तो 6, 7 में से -1 गए तो 8, तो क्या ये 3/4 है? हाँ है। तो यहां पर M2 की जो प्रवणता है, चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, M1 की प्रवणता का उल्टा लगा के माइनस, तो -4/3। M2 की प्रवणता आ गई। -4/3 किस रेखा में प्रवणता दी है? यहां पर -4/3 नहीं है, 4/3 -1 लगाओगे तो 4/3 आ जाएगा। 3/4 माइनस चिन्ह के साथ 4/3 ऑप्शन नंबर ग में ही है। मतलब अगर चाहो तो सवाल को हल पूरा समीकरण कर दो। 7,4 और -1, -2 के मध्य बिंदु से ये गुजर रहा है, तो 7 - 1 6/2, 3, 4 - 2 2/2, तो ये 1। तो अब सरल रेखा का समीकरण कितना है? y - y1 बराबर -4/3 x - x1। तो अगर 3 का गुणा करो तो 3y - 3 बराबर -4x + 12, या फिर 4x + 3y बराबर 15। डन है। ग विकल्प वैसे ही अपने को लग भी रहा था, अपन ने जो आधा सवाल किया था उससे सही भी लग रहा था और है भी सही, चिंता की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ग प्रश्न अच्छा है। ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे बार बार। उस सरल रेखा का समीकरण जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, सेम सवाल है, लगभग वही सवाल है, बस यहां बिंदु बदल दिए हैं। तो दूसरा तरीका अपन एक काम कर लें, अगर लंब समद्विभाजक है तो पहले इन दोनों के मध्य बिंदु से गुजरना चाहिए। एक ये ट्रायल कर लेते हैं, है ना। अगर लंब समद्विभाजक है तो समद्विभाजक भी है, मध्य बिंदु से गुजरेगा। इन दोनों का मध्य बिंदु कितना? 8 - 4, 8 - 4 मतलब 4, 4 का आधा 2, 8 6 14 और 2 7, मतलब ये 2,7 से गुजरेगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी? M1। 8 - 6 2, 8 - 4 12, तो 1/6। तो जो हमें रेखा चाहिए उसकी प्रवणता -1/6 होनी चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? क्या ऐसा कुछ है? मेरे हिसाब से तो यही है, चेक कर लो एक बार। 8 - 6 मतलब 2 और 8 - 4 मतलब 12, तो 2/6, 1/6 M1 आएगी, M2 -6 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब -6 प्रवणता सिर्फ इस वाले केस में है,
x के आगे जो लिखा है, y के आगे जो लिखा है उसका नेगेटिव, बाकी में तो है ही नहीं। यहाँ तो प्रवणता 0 है, यहाँ प्रवणता -3 है, यहाँ प्रवणता -1/2 है। आपने किसी भी सरल रेखा का समीकरण देखा है, ऐसा देखा होगा ax + by + c = 0। यहाँ जो प्रवणता आती है वो a/b आती है ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो क विकल्प ही करेक्ट है। अगर क करेक्ट नहीं है तो फिर तो ऑप्शन गलत होंगे। डन है, करेक्ट है। प्रश्न नंबर, तो समीकरण निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, वरना समीकरण निकाल के पूरा हल कर सकते हो। मैं आपको सीधे सीधे रास्ते से भागना सिखा रहा हूं। एक रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को 0 अंतःखंड काटती है, मतलब मूल बिंदु से गुजरती है। x अक्ष को 0 पर काटेगी, y अक्ष को 0 पर काटेगी, तो 0,0 पर काटेगी, तथा यह रेखा इस रेखा के लंबवत है। मतलब ऐसा है कि ये एक रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष को 0 अंतःखंड पर काटती है, और एक रेखा ऐसी है, मान लो ये कौन सी रेखा है, 3x + 4y + 6 = 0। इस पर लंबवत रेखा है, तो लंबवत रेखा होगी 0 अंतःखंड काटती, मतलब मूल बिंदु से गुजरती है, और मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y = mx। तो अगर ये दोनों लंबवत है तो हम इसकी प्रवणता निकाल लें। इसकी प्रवणता आएगी -3/4, x और y के आगे लिखी हुई संख्याओं को भाग देकर माइनस लगा दो। तो इसकी प्रवणता, चूंकि दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो उल्टा कर दो माइनस साइन के साथ, तो यहां से मिलेगा 3y - 4x = 0। तो 3y - 4x = 0 ऑप्शन नंबर ग में दिया है। और एक बात बता दूं, अगर कोई भी रेखा मूल बिंदु से गुजरे, कोई भी रेखा अगर मूल बिंदु से गुजरे, अगर वो व्यापक रूप में लिखी हो, तो ये c सदैव 0 होगा। मतलब अगर ये मूल बिंदु से गुजरेगी तो यूं समझ लो कि व्यापक रूप में c कभी नहीं होता है। हमने इस बात को डिस्कस क्लास में किया था, इसीलिए विकल्प नंबर ख और घ तो वैसे भी नहीं लगेंगे, सिर्फ ग हो सकता है सही। डन। और क वाला तो x अक्ष के समांतर है, तो वो y = 4 से गुजर रहा है। वैसे भी बिना कोई देखे भी आप जवाब दे सकते थे। चलिए, चलो चलो चलो, उस सरल रेखा का समीकरण जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है तथा जिसकी प्रवणता अनंत है। अगर उसकी प्रवणता अनंत है तो ऐसी रेखा जिसकी प्रवणता अनंत है, मतलब वो y अक्ष के समांतर है। और अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण x = h लिखा जाता है। उस कॉन्सेप्ट से ख ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। ठीक, अब इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जो गुजरेगी वही ये रेखा होगी, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, बात खत्म। बस इतनी सी बात। तो 3x - y = -2, 5x - 2y = -7, इसमें आपने 2 का गुणा किया, तो 6x - 2y = -4। यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस। ठीक, तो 5 में से 6 गया तो -x = -3, x = 3। तो आप चूंकि जहां पर भी ये दोनों रेखाएं कटेगी उसका x निर्देशांक 3 होगा, और आपको वही चाहिए कि ये जो रेखा है अगर x अक्ष के समांतर है तो इस पर कोई भी, या y अक्ष के समांतर है तो इस रेखा पर कोई भी अगर एक बिंदु हुआ h, k, तो रेखा का समीकरण h = x। तो चाहे y कुछ भी हो, हमें चाहिए था वो समीकरण, वो बिंदु जहां से x गुजर रहा है, तो x = 3 आपका सही जवाब है, रेखा का समीकरण। फिनिश। ठीक, ग विकल्प। अब सीखना मतलब बहुविकल्पी सवालों में ये सीखो कि किस तरह से ऑप्शन से सवाल को हल किया जा सकता है ना। इस रेखा के लंबवत रेखा और 3,2 से होकर जाने वाली रेखा, तो सबसे पहले 3,2 मतलब x की जगह 3 और y की जगह 2 रखोगे तो कौन सी रेखा संतुष्ट करती है करके देखो। x की जगह 3 रखा, ये तो नहीं करेगी, y की जगह 2, यहां रखा तो ये 5 आ जाएगा, यहां रखा तो भी नहीं आएगा, यहां रखा तो आ जाएगा। इस रेखा के लंबवत है ना, तो इस रेखा के लंबवत मतलब इसकी प्रवणता m = 1 है, y = x की प्रवणता 1, तो इसके लंबवत जो रेखा होगी उसकी प्रवणता अगर m2 लिखोगे तो वो -1। अगर -1 है तो इसमें प्रवणता -1 है, इसमें प्रवणता 1 है। x और y के आगे लिखी संख्या को भाग देने के बाद -1 लगा दो आगे,
तो 1 माइनस माइनस 1 बटा माइनस 1, आगे फिर एक और माइनस, तो मिलके 1 हो जाएगा। ऐसा भाई साहब, तो ये तो 1 आ जाएगा, इसकी प्रवणता 1 है, नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर ख। चलो फिनिश। मतलब अब आप सीख चुके हो यार थोड़ा बहुत। मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए अगर हम ऑप्शंस वाले सवालों को हल कर रहे हैं तो। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली तथा अक्ष की वाय अक्ष की ऋणात्मक दिशा से 2 अंतःखंड का लंबाई काटने वाली सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, और अक्ष की ऋणात्मक दिशा से 2 लंबाई का अंतःखंड काट रही है। मतलब ये जो रेखा है वो आपके सामने बड़ी प्यारी है। ठीक है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा से 2, ठीक है, 2 लंबाई का अंतःखंड और 30 डिग्री का कोण बना रही है। ऐसा कुछ, ये 30 डिग्री का कोण और ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई का अंतःखंड, मतलब 0,-2। अगर कोई रेखा जिसकी प्रवणता m है और वो y अक्ष के किसी बिंदु 0,c से गुजरती है, तो हम ढाल अंतःखंड रूप से रेखा की प्रवणता y बराबर mx लिख देते हैं प्लस c के साथ। अब चूंकि m बराबर tan 30 आना चाहिए, तो tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 तो यहां पर है, तो y बराबर 1/√3 और c का मान यहां -2 आ जाएगा। तो √3, यहां x भी है साथ में, √3y बराबर x माइनस 2√3, √3y बराबर x माइनस 2√3, या फिर √3y माइनस x प्लस 2√3। दैट शुड बी द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट। डन। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो विकल्प नंबर घ है, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष 2,-1 है तथा आधार का समीकरण आपको ये दिया है, तो इस समबाहु भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ये तो आप जानते ही हो। तो देखो यार, अपन ना समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये भुजा A है, ये भुजा A है, यहां से अगर आप लंब डालते हो तो ये इसको a/2 और a/2 में बदल देता है, 2 टुकड़ों में, है ना। ये कितनी लंबाई होती है, a/2 और a/2। समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो लंब समद्विभाजक होता है। और ये जो लंबाई है, अगर ये O बिंदु है या A बिंदु लिख लेते हैं, अगर ये A बिंदु है ना, अगर इसको O की जगह आप A बिंदु लिख दो, A B C, और इसे अपन M बिंदु कह देते हैं, तो ये जो AM है ना, वो होता है √3/2 A के, मतलब A का √3/2 गुना होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और ये अब हमें सोचने की बात ये है कि ये आएगा कैसे। तो कुछ नहीं, ये कोण 60 डिग्री का होता है ना। ये A है, तो यहाँ आप साइन थीटा का प्रयोग कर लो, आपको मिल जाएगा AM। तो अगर आप ये AM निकाल लें, क्योंकि अब ध्यान से देखो, ये BC का समीकरण आपको दिया है x प्लस 2y बराबर 1, और इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं 2,-1। तो अगर मैं A की M से दूरी निकाल लूं, जो कि किसी बिंदु से एक रेखा की दूरी है, तो AM निकलने के बाद ये भुजा A निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम AM निकालते हैं। चूंकि हमें पता है कि अगर कोई बिंदु x1, y1 है, उसकी दूरी इस रेखा से ax प्लस by प्लस c से कितनी होती है। तो ये बड़ी सिंपल है। कैसे सर? कुछ नहीं करना होता, बस आप जहां जहां पर x और y है वहां वहां x1 y1 लिख दो, मापांक लेने के बाद, क्योंकि धनात्मक चिन्ह लेना होगा, और वर्ग मूल करके वर्ग कर दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो ax1 by1 प्लस c, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। यहां पर a, b और c सब आपको पता है, a और x1 y1 भी पता है। तो क्या am
x की जगह पर 2 प्लस 2, y की जगह -1, c की जगह ऐसा करके 1 लिख दो, और यह आ जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, है ना। इसे x प्लस 2y -1 लिखा, x की जगह 2 और y की जगह -1। तो क्या ये 1/√5 होगा? और अगर ये 1/√5 होगा तो ये am का मान है। अगर am का मान आपके पास है तो am हुआ 1/√5, आपको चाहिए a भुजा, तो 1/√5 बराबर √3/2 गुणा a। ठीक है सर जी। तो क्या यहां से आपके सामने 2/√15, 3 गुणा 5 a का मान होगा? होगा। तो 2/√15 विकल्प नंबर ख, मतलब सेकंड ऑप्शन में दिया है, पूरी तरह सत्य भी है, चिंता की कोई बात नहीं। 42वें प्रश्न का यह जवाब है, फटाफट नोट कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट, दिशा वाले कॉन्सेप्ट के साथ या दूरी वाले कॉन्सेप्ट के साथ समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट भी काफी उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 43, उस सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु 1, -2 से गुजरती है तथा इस रेखा के लंबवत है। ऐसी रेखा जो इस रेखा के लंबवत है, उसका समीकरण ऐसे लिखा जा सकता है 5x + 3y + c बराबर 0। x और y के गुणांक को बदलकर किसी भी एक के आगे माइनस लगा दो। जाहिर सी बात है, हम ऋणात्मक वाले को धनात्मक करते हैं, -5 को 5 कर दिया। अभी 1, -2 से गुजरती है, तो x का मान 1, y का -2 रख दो, तो c का मान आ जाएगा 1। तो सरल रेखा का समीकरण हुआ 5x + 3y + 1 बराबर 0। 5x + 3y + 1 बराबर 0 ऑप्शन नंबर क में है, तो क विकल्प भी हमारा यहां से सही हो जाएगा। डन। चलो यार, रेखाओं y बराबर 3 व y बराबर √3 + 9 के बीच का न्यून कोण कितना है? इसका तो ग्राफ बना लो यार, मैं कह रहा हूं बेटर है वो, है ना। आपने इसकी तुलना की y बराबर mx + c से, तो m का मान मिला √3। √3 मतलब ये जो रेखा है, अगर ये x अक्ष के साथ निकलेगी तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी। y बराबर 3, तो जैसे मान लो अगर ये कहीं ना कहीं y अक्ष है, तो y बराबर 3 एक ऐसी रेखा होती है जो y अक्ष के समांतर होती है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच ये कोण तो 60 है, ये कोण 120 है ना, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो न्यून कोण कितना है? 60। ऑप्शन नंबर ख। ना हमें कोण निकालने की जरूरत है, ना हमें कोण का समीकरण लिखना है, ना कोण के मतलब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने की आवश्यकता है, जरूरी नहीं है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना, यहां आपको समस्या है। मैं मानता हूं कि यह समस्या थोड़ी सी बड़ी है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले दोनों रेखाओं की तुलना मानक समीकरण से की, y बराबर mx + c। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह कि हम जब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालते हैं तो या तो हम रेखा का एग्जैक्ट फोटो बना ले, जैसा कि पुराने सवाल में किया था, वहां हमें कोण साफ साफ दिख गया था, या फिर हम दोनों रेखाओं की प्रवणता निकाल के उन दोनों के बीच का कोण निकाल लें। तो प्रवणता कितनी निकलेगी? मान लीजिए पहली रेखा की प्रवणता m1 है 2 - √3, दूसरी रेखा की प्रवणता m2 2 + √3। तो अगर 2 - √3 में 2 + √3 जोड़ा जाएगा तो ये मिलेगा 4, और m1 का अगर m2 में गुणा किया जाएगा तो ये मिलेगा 2 - √3 2 + √3, और ये 2 - √3 मतलब 4 - 3, ये मिलेगा 1। तो m1 m2 1 है और m1 + m2 4 है। अगर मैं यहां पर tan थीटा का प्रयोग करता बराबर m1 - m2 बटा 1 + m1 m2, यही होता है। तो m1 - m2 अपन ने m1 + m2 निकाल लिया। m1 - m2 मतलब 2 - √3 में से 2 + √3 करोगे तो यहाँ 2 √3 आ जाएगा ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और ये 1 + 1 है। तो क्या यहाँ पर tan थीटा -√3 बचेगा, और चूंकि मापांक चिन्ह है तो ये √3 है,
किस कोण पर tan थीटा √3 होता है? 60 डिग्री पर। तो यहां पर जो जवाब है वो कितना आना चाहिए? 60 डिग्री आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। उन रेखाओं जिनके निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड a माइनस बी और b माइनस ए है के मध्य कोण कितना है? कोई बड़ी बात नहीं है ये। a माइनस बी मतलब ये मानते हुए कि a और b धनात्मक है ना, अपन ये मानते हुए सरल करने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी मतलब यहां a तो यहां माइनस बी, ऐसा। ये पहली रेखा है L1, दूसरा b माइनस ए, तो यहां पर b तो यहां माइनस है। अच्छा यहां पर b है तो यहां माइनस ए है, मान लेते हैं ऐसा कहीं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाओं के बीच का कोण निकालना है ना। तो कुछ नहीं यार, अगर ये L1 है और ये L2 है तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी रेखा, जैसे किसी भी रेखा ने x अक्ष को a पर काटा है और y अक्ष को b पर काटा है, तो अंतःखंड रूप में अपन समीकरण लिखते हैं x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, यही लिखते हैं ना अंतःखंड रूप में। अगर a और b दोनों धनात्मक है, मतलब कुछ भी चिन्ह हो, तो इसकी प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं? इसकी प्रवणता निकालने के लिए x के आगे जो लिखा है, y के आगे जो लिखा है, आगे माइनस लगा दो, मतलब माइनस b बटा a। तो अगर इसकी प्रवणता निकाली जाएगी L1 की, तो ये m1 लिख दो, माइनस b बटा a मतलब b के आगे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस b बटा a जो कि b बटा a, और दूसरा m2 मतलब b के आगे a तो माइनस b बटा माइनस a, तो ये भी b बटा। अच्छा वेट, यहां थोड़ी सी गलती ये हुई है कि सेकंड वाला b कॉमा माइनस a है, तो x अक्ष पर तो b कटेगा और y अक्ष पर माइनस a कटेगा। x अक्ष पर b कटेगा मतलब यहां मान लेते हैं b, y अक्ष पर माइनस a मतलब कहीं यहां मान लेते हैं, चलो ऐसा कुछ। तो यहां पर जो प्रवणता होगी वो होगी माइनस x के या y निर्देशांक a है और ये b है, तो a बटा b। तो एक रेखा जिसकी प्रवणता b बटा a है, दूसरी रेखा जिसकी प्रवणता a बटा b है, दोनों के बीच का कोण निकालने गए तो ये मिलेगा b बटा a माइनस a बटा b बटा 1 प्लस b बटा a गुणा a बटा b। तो यार ये कट गए, क्या बचा? b बटा a माइनस a बटा b बटा 2। तो यहां से आपको जवाब मिलना चाहिए b का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा 2ab। अब जो सही है वो ठीक है। थीटा को tan के प्रतिलोम में लिख सकते हैं, थीटा बराबर tan का प्रतिलोम b का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा 2ab। इसको ऐसा लिख सकते हैं जब थीटा निकालना हो, इसको अपन बहुत अच्छे से कक्षा 12वीं में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ग यहां सही होना चाहिए। डन है क्या? ऑप्शन नंबर ग सही भी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः -4,2, 12,-2 और 8,6 हो तो कोण बी कितना है? अब इसमें आप क्या कीजिए, कोण बी को एक बिंदु मान लीजिए, ए बिंदु दिया है तो ए बी की प्रवणता और बी सी की प्रवणता निकाल लो, और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण तो कोण बी है। सही है क्या? एक बार खुद से कोशिश करके देखो, इस प्रश्न में बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए कि ए बी की प्रवणता कैसे निकलेगी, और अगर आप वो जानते हैं, मतलब आसान तरीका है कि आप बी कोण को एक शीर्ष मान लीजिए, वहां से ए बी की प्रवणता और ए सी की प्रवणता, बस इतनी सी। फटाफट ट्राई करके कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा। देखिए ए बी और सी 3 बिंदु हैं और आपको जो कोण निकालना है वो बी वाला कोण निकालना है। तो मतलब कुछ ऐसा निकालना है हमें, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी वाला कोण हमें निकालना है। और बी वाला कोण निकालने के लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये बिंदु ए मानना है और ये बिंदु सी मानना है, तो ए बिंदु -4,2 दिया है। यहाँ बिंदु का ध्यान बड़े ध्यान से रखना कि कौन सा कहाँ पर है, 12,-2 और उसके बाद 8,6, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। सो क्या हम लिख सकते हैं कि अगर AC की प्रवणता m1 है और BC की प्रवणता m2 है, तो हम AC और BC दोनों रेखाओं के मध्य का कोण B निकाल सकते हैं अगर हमें m1 और m2 पता हो। सीधी सीधी बात है, tan थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो क्या आप m1 निकाल सकते हैं? 2 बिंदु है,
तो 2 माइनस माइनस 2 तो हुए 4 बटा -4 - 12 -16। तो क्या आया इसका m1 का मान -1/4 आया। एक बार फिर से देख सकते हैं, y2 - y1 तो 2 माइनस माइनस 2, उसके बाद -4 - 12, और यहीं पर m2 का मान यदि निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, 6 माइनस माइनस 2 तो ये हुआ 8, 8 - 12 तो 8 - 12 -4 तो ये मिला -2। ठीक है क्या, एक बार फिर से 6 माइनस माइनस 2 8, 8 - 12 -2, 8 माइनस माइनस 12 -4। क्या क्लियर है। आपके पास m1 m2 है तो कैन वी फाइंड आउट द tan थीटा बिटवीन टू। हाँ जी सर निकाल सकते हैं। वो कैसे होता है, हम m1 में से m2 को घटा दें और फिर उसके बाद दोनों का गुणा में एक जोड़ के भाग दे दें। तो m1 - m2 मतलब किसी को भी m1 मान लो, किसी को भी m2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता, हालांकि आपने m1 m2 लिखा हुआ ही है। तो क्या ये -1/4 +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 का माइनस करोगे तो ऐसा, इन दोनों का गुणा 1/2 या 3/2, 1/2, 2 का गुणा 1/4 में 1/2 देगा। क्लियर है। उन दोनों को लघुत्तम लेके हल करोगे तो 7/4 आना चाहिए वहां। तो ऊपर tan थीटा, क्या 7 वाली कहानी है, बिल्कुल है। tan थीटा यहां तो 7/4 धनात्मक, और यहां पर अगर मैं इसको हल करूंगा तो 3/2 है ना, तो 7/4 का 4 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 7/6। तो ऐसा, और चूंकि सब कुछ धनात्मक है तो ये मापांक हटा सकते हैं अभी। ऐसा कोण जिसका tan थीटा 7/6 हो, इसकी आदत डाल लो थोड़ी सी, हो सकता है आपको कक्षा 11वीं में ऐसे सवाल मिल जाए। तो थीटा को आप लिख सकते हैं tan का प्रतिलोम 7/6। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए सही। क्या हम सही है, लेट्स चेक। बिल्कुल करेक्ट है यार। सो प्रश्न नंबर 47 का जवाब इस तरह से आपको करना है। आप इसे नोट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को नोट अपने दिमाग में भी कर रहे हो। नाउ रेखा हो x/a + y/b, ठीक है, और x/a - y/b के मध्य कोण कितना है। तो इस कोण को ना आप बड़ी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इसकी प्रवणता कितनी है, अगर पहली रेखा की प्रवणता m1 निकाली जाए तो m1 निकालने का तरीका वही है जो हमें रट चुके हैं। अगर आपको रेखा का समीकरण ऐसा दिया है जिसमें x और y दोनों एक साइड हैं, तो x के आगे जो लिखा है, अब x के आगे 1/a लिखा है, सब अपन व्यापक समीकरण में a लिखा होता है, यहाँ 1/b लिखा है, y के आगे, दोनों को भाग देकर माइनस लगा दो तो यह आएगा b/a ऋणात्मक चिन्ह के साथ। उसी तरह अगर आप दूसरे वाली रेखा की प्रवणता m2 मानते हो तो m2 कितना, x के आगे 1/a लिखा है लेकिन y के आगे -1/b लिखा है, और हमें सम्मान देने के लिए आगे माइनस लगाना होता है, तो ये b/a हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। एक कोण b/a, एक कोण -b/a। अगर मैं tan थीटा लगाने गया, एक प्रवणता है b/a, दूसरी प्रवणता -b/a, तो tan थीटा m1 - m2 1 + m1 m2, m1 - m2 मतलब b/a - b/a। तो देखो ध्यान से, -b/a -b/a और 1 + -b/a का b/a में गुणा। सो डेफिनेटली यहां पर आना चाहिए 2b/a और 1 - b वर्ग a वर्ग। तो यार ये a ऊपर चला जाएगा, तो tan थीटा आना चाहिए, थोड़ा सॉल्व करो। ये माइनस जब होता है ना तो मापांक में माइनस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। यहां वाले माइनस को नहीं हटा सकते अपन, लेकिन इस वाले को हटा सकते हैं। तो और a ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन होने के बाद 2ab, साथ में a का वर्ग - b का वर्ग। तो भाई साहब ऐसा किस जवाब में दिया है, ऑप्शन नंबर ख, यहां पर प्लस है, ठीक है, यहां पर प्लस है, ये बात भी ठीक है। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां a का वर्ग - b का वर्ग है। तो क्या मैं विकल्प नंबर घ को यहां सही लगाऊंगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अगर हमारे ऑप्शन मैच ना करे तो। एक बार ध्यान रखना, अगर ऑप्शन मैच ना करते हो
तो आप सीधा सीधा इनमें से कोई नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको एक बार और आंसर को वेरीफाई करना होता है। जब ये ऑप्शन दिया रहता है ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार वेरीफाई करके इसको लगाना होता है। सो लेट्स चेक, पहले वाले का जो आंसर आएगा वो a बटा बी एक बटा बी है, तो माइनस आ गए तो b बटा ए और यहाँ पर माइनस b बटा ए, ठीक है। तो अगर मैं m1 माइनस m2 करूंगा तो b बटा ए 2b बटा ए और यहाँ b का वर्ग माइनस a का वर्ग, क्योंकि यहाँ 1 प्लस m1 m2 होता है, ठीक। तो यहाँ से a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सो घ ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। ऐसा क्यों? अब यहां आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर घ सही नहीं है। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि एक और सूत्र है, और एक और सूत्र है मतलब यहां आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर गलत है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि मतलब वो लिखा है ना 2b का इनवर्स a, इस ये कैसे निकलेगा? और अगर हमारा आंसर ये नहीं है तो फिर वो कैसे हो गया? देखो फंसा दिया है सवाल ने। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि अगर आप देखो तो m1 m2 लगभग बराबर है, सिर्फ एक साइन को छोड़ के, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। अगर एक प्लस और दूसरा माइनस है तो क्या आप यहां पर एक छोटा सा सूत्र लगा सकते हैं जो कि मतलब चूंकि इसको सरल किया जाए, मतलब ये जो चीज है वो सही है, इसका सरलतम रूप वो है। ये हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसे कैसे समझे? फिर समस्या ये है, मुझे पता है इसको वो लिख सकते हैं और ये उसके बराबर है, लेकिन हम समझे कैसे इसको अभी? चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। इसको हल ना करते हुए मतलब इसको आप कक्षा 12वीं में सीधा सीधा ये लिख दोगे, लेकिन 11वीं में कैसे करो वो देखो। अब मान लीजिए आप इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी? x बटा ए प्लस वाई बटा बी। तो अगर पहली लाइन को आप L1 कहने की कोशिश करें, दूसरी को L2 कहने की कोशिश करें, तो अगर ये L1 है और ये L2 है तो क्या L1 का फोटो आप लगभग देख सकते हैं? हाँ जी सर। क्यों? ये 1 बटा ए है तो ये तो कहीं ना कहीं a,0 पर कट करना चाहिए और दूसरा 0, b पर। क्लियर है क्या? तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो यहां से बनी रेखा L1। L1 ही रेखा है ना ये? हाँ जी, ये L1 नाम की रेखा है। दूसरी L2 रेखा में ये 1 बटा ए 0, माइनस b हो जाएगा, तो जितना इधर b है उतना इसका नेगेटिव हो जाएगा 0, माइनस b। और अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आपको L2 मिल जाएगी। क्या L2 मिल जाएगी? L2 मतलब थोड़ी सी प्यारी सी रेखा है L2। हमें इन दोनों के बीच का कोण चाहिए। अब आप फटाफट बताइए कि इन दोनों के बीच का कोण तो सर पूरा का पूरा ये कोण है, यही चाहिए ना? ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये साइड तो वैसे ही दोनों में कॉमन है ना? तो अगर मैं कह दूं कि अगर आपको ये कोण थीटा निकालना है, आपने ये कोण निकाला अल्फा और ये कोण निकाला अल्फा, तो क्या थीटा अल्फा का डबल होगा? हाँ सर, जो थीटा कोण है वो अल्फा का डबल होगा। अब अल्फा कैसे निकाले? बड़ा आसान है, इस त्रिभुज में देख लो। अगर tan अल्फा निकालने जाओगे तो यहां से tan अल्फा क्या होता है? लंब बटा आधार, तो ये मिलेगा b बटा ए। तो अल्फा जो कोण है वो tan का प्रतिलोम b बटा ए। सो फाइनली 2 tan का प्रतिलोम b बटा ए। ज्यामिति से हमने इस सवाल को 2 लाइन में खत्म कर दिया। वो कैलकुलेशन खतरनाक था, उससे जवाब हमारा गलत भी आया। हालांकि वो जवाब आने के बाद कक्षा 12वीं में इसे साफ साफ तौर पर ऐसा लिखा जा सकता है। तो सर 12वीं का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ क्यों आ गया? जब प्रायोगिक परीक्षाएं होती है तो वो 11वीं और 12वीं में देखते हैं, वो सवाल देखते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से पूछा जा सकता है। वो ये मानते हैं कि आपको 11वीं भी आती है और आपको 12वीं भी आती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? जैसे जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, अधिकांशतः अगर सवाल देखे जाएंगे तो उसमें 11वीं और 12वीं का मिक्सचर ही होता है। जेई में तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक 11वीं का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक 10वीं का लग रहा है, एक 12वीं का लग रहा है, तब जाके सवाल हल हो रहा है। ऐसा होता है। सो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। यदि रेखाएं इस रेखा से समान कोण पर झुकी हो तो m का मान कितना है? आपको यह बताना है
कि ये रेखा इस रेखा से समान कोण पर झुकी है। समान कोण पर झुकी है मतलब जैसे मान लीजिए हमारी रेखा है y बराबर mx प्लस 4, y बराबर mx प्लस 4, और एक रेखा है y बराबर x प्लस 3, 3x प्लस 1, और दूसरी रेखा है ऐसी कहीं मान लेते हैं, प्रतिच्छेद ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी रेखा है y बराबर या 2y बराबर x प्लस 3। आपको इस केस में इसका m निकालना है। समान कोण पर झुकी है मतलब कहने का, समान कोण पर झुकी है मतलब ऐसा है कि ये दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है ये, और इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है ये बराबर है। जरूरी नहीं है कि अगर ये दोनों रेखाएं हैं, लेट्स सपोज अगर ये L1 नाम की रेखा है, अगर ये L2 नाम की रेखा है और ये L3 नाम की रेखा है, तो जरूरी नहीं है कि L1, L2 और L3 एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। सामान्यतः इसका फोटो ऐसा बनाया जा सकता था कि एक रेखा ऐसी, एक रेखा ऐसी है और दो एक ही कोण पर झुकी है, मतलब ये थीटा है तो ये थीटा है। परीक्षा में अगर ऐसा करोगे तो सबसे पहले सवाल ये एग्जामिनर किया जो भी चेक करेंगे उनके दिमाग में आ सकता है कि हाउ यू कैन टेल दैट दीज 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब तीनों लाइन एक बिंदु पर कैसे प्रतिच्छेद कर रही है, आपको कैसे पता चला? सवाल में तो दिया नहीं है, और m का जब तक पता ना हो तब तक बोल भी नहीं सकते कि तीनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। सो हमने इसको ऐसा बना लिया। अब देखिए यार फटाफट, अगर समान कोण पर झुकी है तो L1 L2 के बीच का कोण L1 और L3 के बीच का कोण होना चाहिए, है ना। ये जो कोण है L1 L3 के बीच का L2 L1 के बीच का भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं L1 और L2 का प्रयोग करके tan थीटा निकालता हूं तो L1 का जो प्रवणता है वो तो m है, L2 की प्रवणता अगर मैं y बराबर mx प्लस c से तुलना करूं तो इसकी जो प्रवणता आएगी वो अपन 3 मान सकते हैं, हाँ। और इसकी जो प्रवणता है इसे m2 कह देते हैं, इसकी जो प्रवणता है 2y बराबर x प्लस 3 है। y को आजाद किया जब समीकरण में x और y दोनों अलग अलग दिशा में हो तो क्या करो, y को आजाद कर दो, 1 बना दो इधर, तो x बटा 2 प्लस 3, अब जो x के आगे गुणा है वही प्रवणता है तो 1 बटा 2, तो आपके सामने m1 m2 सब कुछ मिले। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का कोण निकालने जाऊंगा तो m माइनस 3 बटा 1 प्लस 3m, m1 माइनस m2 या वही फॉर्मूला बटा 1 प्लस m1 m2। दूसरा सूत्र अगर मैं L1 और L3 से tan थीटा निकालने जाऊंगा तो मुझे मिलना चाहिए m1 माइनस 1 बटा 2 बटा 1 प्लस m1 बटा 2, या m1 नहीं सिर्फ m। क्या आपको मेरी बात क्लियर है ना? सो अब अगर समान कोण पर झुकी है तो tan थीटा दोनों का बराबर होना चाहिए, बात खत्म है। तो देखो यार, एक तो है m माइनस 3, 1 प्लस 3m बराबर, इसको लघुत्तम लेके लिख सकते हैं 2m माइनस 1 बटा 2 प्लस m, ऐसा कुछ। अब ये दो मापांक के चिन्ह हटाने पर एक जगह प्लस और दूसरी जगह माइनस आएगा। क्या ये बात क्लियर है? एक जगह प्लस और दूसरी जगह माइनस, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा m माइनस 3 और m प्लस 3 को। तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस m माइनस 3 1 प्लस 3m बराबर 2 माइनस m और 2 प्लस m, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा 2m माइनस 1 है, ठीक है। सो 2m माइनस 1, तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो और इसे हल करने की कोशिश कर लो। केस नंबर 1 हमने प्लस का चिन्ह लिया। अगर मैं प्लस का चिन्ह लेता हूं तो m माइनस 3 1 प्लस 3m बराबर 2m माइनस 1 और 2 प्लस m, गुणा करें m माइनस 3 2 प्लस m बराबर 1 प्लस 3m 2m माइनस 1। 2m का 3 में गुणा किया तो अच्छा 2m का 2m माइनस 6 माइनस 3m प्लस m स्क्वायर, 2m
प्लस 6m माइनस 1 माइनस 3m। 3m से 3m गए, 2m से 2m गए, फटाफट चेक कर सकते हैं। 3m से 3m गए, 2m से 2m गए। अच्छा 2 और 3 का गुणा करोगे 2m और 3m का ना, तो 6m का वर्ग आएगा। ठीक है, और कुछ होना चाहिए क्या? लेट्स चेक। 2m 3m ठीक है, और वहाँ पर भी ठीक है। तो 3m से 3m, 2m से 2m, यहाँ पर बचा माइनस 6 प्लस m का वर्ग बराबर 6m का वर्ग माइनस 1। इसे इधर ला सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा माइनस, या माइनस 6 नहीं, माइनस 6 प्लस 1 5 बराबर 5m का वर्ग। जहां से एक क्रांतिकारी रिजल्ट मिलेगा, m का वर्ग बराबर माइनस 1, और किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो कभी माइनस 1 नहीं हो सकता। तो सर सम्मिश्र संख्या हो सकती है, किसी के दिमाग में ये सवाल आ जाएगा। प्रवणता जो होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है, वो tan थीटा का मान होता है, और tan थीटा सदैव वास्तविक संख्याएं देता है जो कि उसका परिसर होता है। इसीलिए यहां पर ये माइनस नहीं हो सकता। अगर किसी प्रश्न में आपको मिलता है x का वर्ग बराबर माइनस 1, तो आप लिख सकते हैं x जो है वो या तो आयोटा है या माइनस आयोटा है, लेकिन यहां नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन लेना पड़ेगा। अगर माइनस साइन लोगे तो पूरी की पूरी यही कहानी आएगी, बस यहाँ एक किसी भी एक जगह माइनस लगा दो सब दूर। जैसे अगर आप माइनस का चिन्ह लेंगे तो यही कैलकुलेशन आएगा, कौन सा? ये वाला। यहाँ माइनस आ जाएगा, बस 2m माइनस 6 माइनस 3m प्लस m का वर्ग बराबर 2m प्लस 6m का वर्ग माइनस 1 माइनस 3m। दैट्स इट। तो बस यार ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो माइनस 2m प्लस 6 प्लस 3m माइनस m का वर्ग बराबर 2m प्लस 6m का वर्ग माइनस 1 माइनस 3m। सबको एक साइड लेके जाओ, 6m के वर्ग को उधर भेज दो, या तो m के वर्ग को इधर भेजा तो 7m का वर्ग हो गया, ठीक है, प्लस m माइनस 3 या 2 माइनस 3 माइनस 1, इधर से भी माइनस 1, तो ये मिलेगा माइनस 2m, और माइनस 1 माइनस 6 7m या 7 बराबर 0। क्या हम सही है? ये इधर भेजा, 2m में से 1 गया, ये फिर गया, तो बचा 1 और उधर माइनस 1, मिला के माइनस 2 और ये माइनस 7। श्रीधराचार्य विधि लगा दें, ठीक है। तो m बराबर माइनस माइनस 2 माइनस b प्लस माइनस b का वर्ग माइनस 4 7 गुणा माइनस 7 बटा 2 गुणा a, मतलब 7। तो m बराबर 2 प्लस माइनस, देखो यार 4 वहां पर है, 7 7 का 7 में गुणा 49, ठीक है, 49 का 4 में गुणा 196, एक और माइनस है तो प्लस हो गए, और ये भाई साहब मिला के हो गए 200 बटा 14। तो अगर आप यहां से निकालने की कोशिश करो 2 को बाहर, तो वहां से 4 निकलेगा, 1 प्लस माइनस √50 बटा 7, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको ऐसा जवाब है, मतलब यहां से अगर आपने 2 को बाहर निकाला तो 1 प्लस माइनस √50 बटा 7 आना चाहिए, और √50 को 5 बाहर फिर से निकाल सकते हैं √50 में से, तो √50 में से 5 फिर से बाहर निकाले तो 1 प्लस माइनस 5√2 बटा 7। तो m के ये 2 मान हो सकते हैं। क्या ऐसा विकल्प है? विकल्प नंबर 4 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 49 थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये आपके एनसीईआरटी में भी सवाल है, और ऐसे सवाल आपको परीक्षा में भी आ सकते हैं। डन है? सो लेट्स चेक द आंसर। यस, आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट है। आप इस कैलकुलेशन के अलावा इस कैलकुलेशन को भी एक बार फिर से देख सकते हैं। क्या ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि रेखाओं x cos α1 y sin α1 बराबर P1, x cos α2 प्लस y sin α2 बराबर P2 के बीच का कोण है। अब यहां पहचानने की आवश्यकता सबसे बड़ी ये है कि ये रेखाएं किस तरह की है, या रेखाओं का समीकरण किस रूप में दिया है। तो रेखाओं का समीकरण लंब रूप में दिया है, और जब रेखाओं का समीकरण लंब रूप में होता है तो अपन इसका फोटो आसानी से बना सकते हैं। लंब रूप क्या होती है? x cos α प्लस y sin α बराबर P, जहां P रेखाओं की मूल बिंदु से दूरी होती है, और अल्फा जो होता है वो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब
और x अक्ष के बीच का कोण होता है। यही होता है ना। कहीं कोई कुछ बनाने, मतलब अब इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप लोग सोचोगे कि हम हल करके देख लेंगे या फिर हम बड़ी आसानी से कोण निकाल के आंसर निकालेंगे, तो ऐसा करने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं है। फोटो बना के देखो एक बार, अगर आप फोटो बना सकते हो। ये रेखा है, एल समीकरण है, यहां से यहां लंब डाला गया पी जो कोण बनाएगी अल्फा। तो इसका समीकरण लिख सकते हैं अपन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। तो क्या पहली रेखा को आप मुद्दे मुद्दे में ऐसा कह सकते हैं? कैसा कह सकते हैं? पहली रेखा का अगर आप समीकरण बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली रेखा ऐसी है जो L1 है और जिसका मूल बिंदु से डाला गया जो कोण है वो P है, P1 है, और ये अल्फा का कोण बना रही है। ऐसा कह दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी रेखा को थोड़ा सा आप लोगों को साफ साफ दिखाने के लिए मैं इस दिशा में बना लेता हूं, मतलब ऋणात्मक दिशा में बना लेता हूं। मान लेते हैं ये रेखा ऐसी है, ये L2 है, और यहां से मूल बिंदु से डाला गया जो लंब है उसकी लंबाई P2 है, पता नहीं कितनी है, और ये जो कोण है यहां से यहां तक ये अल्फा 2 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? हमें नहीं पता अभी कि क्या क्या कितना कोण है, लेकिन हमें दो चीजें पता है। अगर ये मूल बिंदु है और ये A है, ये B है और ये C है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है वो बन रहा है कोण B, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच का ये कोण आपको निकालना है और ये कोण तो वास्तव में इस कोण के बराबर है। तो आपको इस चतुर्भुज OABC में कोण B निकालना है। क्या आप मेरी बात को बिल्कुल समझ चुके हैं? बिल्कुल समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो एक छोटी सी बात और बताइए मुझे कि ये जो रेखाएं हैं दोनों, वास्तव में ये जो कोण है वो लंब है तो 90 डिग्री होगा, ये भी लंब है तो 90 डिग्री होगा। अब किसी चतुर्भुज के विपरीत कोण अगर 90 डिग्री के हो, अगर किसी चतुर्भुज के विपरीत कोण 90 डिग्री के हो, तो ऐसा संभव कब है? देख लो, ये चतुर्भुज है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये चतुर्भुज बने, ठीक है। तो देखो यार, सीधी सीधी बात है कि आपको ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। अब ये वाला कोण ना इसके बराबर है, ठीक है। ये कोण कितना? तो ये कोण है सर अल्फा 2 में से अल्फा 1 को घटा दो। अब हो सकता है अल्फा 1 बड़ा हो या अल्फा 2 बड़ा हो, तो अल्फा 2 में से अल्फा 1 को घटाना या अल्फा 1 में से अल्फा 2 को घटाना, बात बराबर है। मतलब कोण निकालने के लिए हो सकता है अगर अल्फा 1 मान लीजिए 30 है, अल्फा 2 60 है, तो जो कोण होगा वो -30 हो जाएगा। दोनों के बीच का कोण -30 हो या 30 हो फर्क नहीं पड़ता, बट द आंसर इज अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 या अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ऑप्शन नंबर ख। कहीं कुछ जरूरत पड़ी पेन उठाने की? नहीं पड़ी। सो आगे बढ़े। रेखाओं x cos 30 y sin 30 अपन ने अभी देखा यार कि अगर ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है तो एंगल जो होगा वो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, मतलब 30 माइनस 60 माइनस 30 डिग्री होना चाहिए। अब चूंकि दो रेखाओं के बीच का कोण, अगर जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, वो माइनस अल्फा 1 या 30 और माइनस 30 का मैं मुद्दा जो है वो क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोण है अल्फा 1 या लाइन है लाइन L1 और लाइन L2। अगर आप कोण को ऐसे नापने जाएंगे तो ये -30 आएगा, अगर आप कोण को ऐसे नापोगे तो ये 30 आएगा। दो रेखाओं के बीच का जो कोण नापना है, जरूरी नहीं है कि वो आप किस दिशा में नापें, तो वो त्रिकोणमिति में जरूर सही होता है, रेखा में ज्यामिति में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। सो ऑप्शन नंबर ख 30 डिग्री सही होना चाहिए, करेक्ट भी है। डन है। सो आगे बढ़े प्रश्न नंबर 52 की तरफ। रेखाओं y माइनस 2 बराबर 9 और x प्लस 2y बराबर -7 के बीच का कोण कितना है? तो अब देखो यहां पर रेखा लंब रूप में नहीं दी है, तो किस रूप में दी है? रेखा व्यापक रूप में दी है। व्यापक रूप में क्या होता है? x और y एक साइड होते हैं, c के बारे में कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहां पर अगर आपको इसकी प्रवणता निकालनी है m1, तो x के आगे जो लिखा है, y के आगे जो लिखा है, उनको भाग देके माइनस लगा दो। यहाँ x के आगे -2 लिखा है, लिखने की जो कला है इनकी वो थोड़ी अलग है। y के आगे 1 है
और दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगाओगे तो m1 का मान 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं m2 के बारे में बात करता हूं तो x के आगे जो लिखा है, y के आगे जो लिखा है, दोनों का माइनस लगा दो। ठीक, x के आगे 1 लिखा था, y के आगे 2 लिखा था। अब अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूं, मतलब कुछ जरूरत नहीं देखने की, क्यों? क्योंकि चूंकि आप देख लो m1 जो है उसका m2 के साथ गुणा करने पर -1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और अगर m1 m2 -1 है तो ये जो बीच का कोण है थीटा वो 90 डिग्री होना चाहिए। बात खत्म, बिना किसी कैलकुलेशन के। डन है? सो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट। 52वां प्रश्न भी हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 53। यदि ये कंडीशन ऑलरेडी दी है कि 1/a प्लस बी डैश प्लस 1/b प्लस ए डैश या b गुणा ए डैश 0 है, तो इन रेखाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये दोनों समांतर है, परस्पर -60 के कोण पर झुकी है, परस्पर लंबवत है, या परस्पर 30 डिग्री के कोण पर झुकी है? अब आपको मैं यहां पर थोड़ा सा इन दोनों का m1 m2 निकाल ले, तो अगर इसकी प्रवणता आप m1 लिखने जाएंगे तो x के आगे 1/a और y के आगे माइनस या 1/b लिखा है, तो 1/a और 1/b, माइनस चिन्ह लगाने पर यह आएगा -b/a। उसी तरह m2 निकालने जाएंगे तो x के आगे b डैश और y के आगे a डैश, माइनस चिन्ह लगाने पर -a डैश b डैश। अब जो दिया है और जो दो चीजें आपने निकाली है इनके प्रयोग से बताइए कोण कितना होगा, फटाफट फटाफट। तो देखो m1 m2 हमारे पास है, इस रिजल्ट के प्रयोग से और m1 m2 के प्रयोग से हम कोण निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कोण का सूत्र मत लगाओ हर जगह, अब बस इतना देख लो कि अगर ऐसा दिया है ए बी डैश प्लस ए डैश बी बराबर 0, तो इसे उधर ले गए तो 1/ab डैश बराबर -a डैश बी। अब एक काम कीजिए, आप a डैश बी को यहां भेज दीजिए, b के नीचे a लिख दो और 1 डैश के नीचे b डैश लिख दो, मतलब ऐसा कुछ लिख दो, ba b डैश या a डैश b, a डैश b बराबर -1 हो जाएगा। अब b/a -m1 के बराबर है, क्योंकि m1 जो है वो -b/a के बराबर है, तो यहां से तो -m1 ठीक है, यहां से -m2 बराबर -1, या m1 और m2 का गुणा करने पर ये -1, मतलब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है अगर दोनों की प्रवणताओं का गुणा -1 आता है तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 यहां करेक्ट है। बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल काफी सिंपल है, 2x प्लस 3y माइनस 7 और 2x प्लस 3y माइनस 5 निम्न में से किस प्रकार की रेखाएं हैं? यह व्यापक रूप का समीकरण है, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, और अगर x और y के गुणांक बदलते नहीं हैं या उनका जो अनुपात है वो समान रहता है। अगर पहले का a है, मान लो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, तो अगर a1 का a2 से भाग देकर b1 को b2 से भाग देने पर बराबर आता है तो ये रेखाएं समांतर हैं। a1 को a2 से भाग दिया तो 2/2, 3/3 के बराबर, हाँ जी, तो यहां से 2/2 3/3 के बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ऑप्शन नंबर क करेक्ट है। डन है, ये तो सिंपल ये कक्षा 10वीं वाला सवाल था। इन रेखाओं के मध्य का अधिक कोण कितना है? अब अधिक कोण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फोटो बना के हल करूं या ऐसे हल करूं, फटाफट बता दो। फोटो बना के हल करने में काफी मजा आएगा। यहां आपको tan थीटा निकालने की आवश्यकता नहीं है, बहुविकल्पी सवालों में काफी अच्छा ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताना नहीं है किसी को कि हमने कैसे हल किया है, हमें बताना है कि जवाब क्या है। तो y बराबर -2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर इस रेखा के बारे में बात की जाए y बराबर -2, तो मैंने कहा था कि अगर आपको y बराबर -2 जैसी कोई रेखा बनानी है तो वो y अक्ष के -2,0 से गुजर के निकल जाएगी, है ना। अगर ये x अक्ष है, अगर ये x है तो ये है y बराबर -2,
और y बराबर -2 x अक्ष के समांतर है। दूसरा y बराबर x प्लस 2। अब पता है y बराबर x प्लस 2, यहां से देखने पर आपको पता चलता है कि इस रेखा में, ये जो रेखा है इसकी प्रवणता कितनी, एक है, प्रवणता एक ही है ना, y बराबर mx प्लस c, और y अक्ष को 2,0 पर काटेगी, क्योंकि y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, या 0,2 पर काटेगी। y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर ये रेखा का m 1 है और c 2 है, मतलब ये y अक्ष को 0,2 पर काट कर निकल जाएगी। देखो यार, आपको इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण चाहिए है ना, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो ये कोण है वही ये कोण है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है, और चूंकि इस रेखा की प्रवणता जो है वो एक है, तो ये जो कोण होना चाहिए, अगर आप इसे थीटा बोलते हो तो थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। पर ये दोनों रेखाओं के अगर ये थीटा है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन आपसे प्रश्न में ये न्यून कोण, ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण आ चुका, आपसे कौन सा कोण पूछा है, अधिक कोण, मतलब ये वाला कोण। तो अगर ये 45 है, 180 में से 45 गए तो कितने बचे, 135, तो अधिक कोण कितना, 135। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट। देखें सही है यार, चिंता की बात नहीं है। यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना होता, बस पेन उठा के जवाब देना होता है। बिंदुओं 1,0 और -2,√3 से जाने वाली रेखा x अक्ष के साथ निम्न में से कौन सा कोण बनाती है, ऐसा कुछ। 1,0 तो x अक्ष पर ही एक बिंदु है, ये x अक्ष है, और -2,0 या -2,3 जो है वो कहीं भी हो सकता है। अपन ने मान लिया कि ये -2,√3 है, मतलब ऐसा है। x अक्ष के साथ ये वाला कोण बनाएगी, अगर ये वाला कोण बनाएगी तो इस कोण का जो tan थीटा है, मतलब इस कोण की जो प्रवणता है, वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, y2 - y1 मतलब √3 - 1 या √3 - 0 और -2 - 1। तो tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा √3 बटा -3, तो tan थीटा जो आया वो आया -1 बटा √3। -1 बटा √3 किसी भी विकल्प में, मतलब ऐसा कोई कोण नहीं है। अगर -1 बटा √3 की बात करें तो ये किस कोण पर आएगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो देखो कुछ कुछ चीजें हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि tan थीटा जो है या tan 30 जो है वो 1 बटा √3 होता है ना। तो tan थीटा बराबर -tan 30। अब -tan थीटा को आप या -tan थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। -tan थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसे -30 लिख दोगे तो -30 भी किसी जवाब में नहीं है ना, मतलब चौथे चतुर्थांश का जवाब नहीं है। दूसरे चतुर्थांश में चेक करें, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि tan 180 माइनस अल्फा बराबर -tan अल्फा। तो इसे लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, और 180 माइनस 30 मतलब 50, 150, तो थीटा का मान 150 डिग्री। क्या यह सही है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर ग 56 का सही है। त्रिकोणमिति अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, चिंता की बात इसमें नहीं है। इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है, तो दो रेखाओं के मध्य दूरी अगर सिर्फ कक्षा 11वीं में बात कर रहे हो तो या तो 0 हो सकती है या उसका एक फॉर्मूला हो सकता है। अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर बोली जाए कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो दूरी हो जाएगी 0, मतलब न्यूनतम दूरी 0 है। दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी से ही है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी तो 0 है। अब ये दूरी यहां से दूरी बात अलग है, लेकिन दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सिंपल हो जाती है। अगर इस रेखा का समीकरण ax प्लस by है प्लस c1 बराबर 0 है, और इसका ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 है,
तो दूरी का जो फॉर्मूला है वो कहता है कि d बराबर आप C1 में से C2 घटा दो या C2 में से C1 घटा दो, क्योंकि हम तो ले रहे हैं मापांक, हमें फर्क नहीं पड़ता। परंतु इसमें एक छोटी छोटी दो कंडीशन है, छोटी छोटी दो कंडीशन है कि देखो आप कह सकते हो कि यहां 3 है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 8 है, तो ये दोनों रेखाएं पहले तो समांतर है, आपने ये सिद्ध कर दिया कि हां सर समांतर है ना, तो समांतर रेखा का सूत्र लग जाएगा। लेकिन ये सूत्र लगाने के लिए दोनों का a और b बराबर होना चाहिए। मतलब अगर यहां 3 है तो यहां भी 3 है, यहां 4 है तो यहां 4 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, हमने पहली रेखा में अगर यहां 4 था, 3 था, तो हमने दूसरी रेखा में भी यही करने की कोशिश की, दूसरी रेखा को 2 से भाग देके देखा। क्या करा? दूसरी रेखा को 2 से भाग देकर देखा, तो 15/2। क्या मेरी बात आप लोग समझ गए? हाँ जी सर। और उसके बाद ये हुआ तो a और b का मान 3 और 4। दूसरा यहां इंपॉर्टेंट बात ये है कि C1 और C2 दोनों या तो 0 के या तो बराबर के एक साइड हो, लेफ्ट साइड हो, या बराबर के राइट साइड हो। दोनों लेफ्ट साइड है, चलेगा। तो d बराबर 9 माइनस 15/2 और 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन में बच्चे कई बार ऐसी मिस्टेक करते हैं, जैसे मान लो ये 9 को इधर दिया जाता, -9 करके लिखते, तो C1 का मान -9 लिखते और C2 का मान 15 लिखते, तो सवाल पूरा गलत हो जाता। तो 9 माइनस 15/2 मतलब 18 माइनस 15/2 तो 3/2, और ये इसका वर्गमूल तो आ गया 5, तो 3/10 जवाब होना चाहिए सीधा सीधा। विकल्प नंबर ख करेक्ट। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लीजिए, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का प्रयोग जरूर करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 58, रेखा हो 2x - 3y + 5 = 0 तथा 3x + 4y = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु की इस रेखा से दूरी कितनी है? अब देखिए, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु उस रेखा से कितनी दूर है, तो सबसे पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। उस बिंदु से इस रेखा से दूरी का सूत्र अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, 2x - 3y + 5 = 0 एवं 3x + 4y = 0। तो पहली रेखा में अपन एक काम करते हैं, 3 का गुणा करते हैं, दूसरी में 2 का गुणा करेंगे। तो 6x - 9y बराबर -15, और ये 6x + 8y बराबर 0। ठीक है क्या? हमने पहले 3 का गुणा किया है, तो 3, 9 और -15, 15 5 को उधर भेजने के बाद यहां 2 का गुणा किया है, इसमें से इसे घटा दिया तो यहां पर बचा -17, है ना, -17y बराबर -15, तो y का मान 15/17। एक कैलकुलेटिव वाला पार्ट है और कुछ नहीं है। इस रेखा से अगर आपको y का मान निकल चुका है तो x का मान मिल जाएगा -4/3y, है ना, तो ये मिल जाएगा x बराबर -4/3 गुणा 15/17। तो 4 से 3 से 15 कटा 5 बार, 5 चौक 20, तो यहां पर मिलेगा -20/17। ऐसा कुछ ठीक है, ओके। अब उस रेखा से इस बिंदु की दूरी, तो किसी भी रेखा से बिंदु की दूरी निकालना बड़ा आसान है। क्या कीजिए, रेखा के समीकरण में जिससे दूरी निकालनी है बिंदु के निर्देशांक रख दीजिए। तो x का मान -20/17 और y का मान 15/17, तो 5 गुणा -20/17 -2 गुणा 15/17, और उसके बाद आपको भाग देना है किससे? उस संख्या से जो रेखा के समीकरण में x और y के गुणांक हैं, उनका वर्ग करने के बाद जोड़ दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। तो देखो, नीचे वाला जो d है, जो नीचे है वो तो 29 आ जाएगा, पूरा सही है, √29, है ना। 15 का अगर 5 का 20 में गुणा किया तो 100, और 2 का इसमें गुणा किया तो 30, है ना सर जी। तो ये मिलेगा -130/17, और यहां से d का मान माइनस हटा दो क्योंकि दूरी की बात है। 130
17√29। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां सही होना चाहिए, जो कि पूरी तरह सही भी है। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं और यहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। कोई परेशानी हो तो बेशक कमेंट कीजिए, चिंता की बात नहीं। क्या आपको यह सवाल समझ में आया? हाँ आया, नहीं आया, आया, थोड़ा आया, पर बात करेंगे अगले सवाल की। x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित वो बिंदु जहां से इस रेखा की दूरी इकाई है। मतलब ये एक रेखा है x प्लस 4y, है ना, ये x प्लस 4y बराबर 4 या x प्लस वाई बराबर 4 नाम की रेखा है, और ये एक रेखा है ऐसी 4x प्लस 3y बराबर 10। यहां से आपको वो बिंदु निकालना है जिससे इसकी लंबवत दूरी जो है वो 1 इकाई आ जाए। इन बिंदुओं के बारे में आपको बात करनी है। तो जाहिर सी बात है, यहां 2 बिंदु होंगे। 2 बिंदु क्यों होंगे? इस रेखा को आगे बढ़ाओगे, इधर ले जाओगे तो एक बिंदु यहां भी होगा जहां से दूरी 1 इकाई के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए 2 ऑप्शंस दिए हैं। कैलकुलेशन करने से पहले हमें यह पता करना है कि जो भी बिंदु आएंगे वो x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित होने चाहिए। वो x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित होने चाहिए, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित उन बिंदुओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से बिंदु हैं जो x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित हैं। जैसे आपको x और y को जोड़ना है, 3 प्लस 1 4 माइनस 7 प्लस 11 4, मतलब इसको संतुष्ट करने चाहिए। तो ये ऑप्शन हो सकता है 3 प्लस 1 और 7 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 तो 4 और 7 और 11 तो 18 हो गए। मतलब ये बिंदु तो इस रेखा पर है ही नहीं, तो आंसर कैसे हो सकता है? -3, 1 तो ये तो 2 हो गए, -2 हो गए। -2 कभी, तब इस बिंदु को अगर यहां रखोगे तो -3 प्लस 1 4 के बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब ये बिंदु तो इस रेखा पर है ही नहीं, तो ऑप्शन में भी नहीं हो सकता। 3 प्लस 1 3 प्लस 1, बात सही है, 4 होता है, -7 और -11। मतलब इन दोनों में से कोई एक विकल्प होगा। ठीक है, अब इन दोनों में -7,11 -7,11 है। मतलब कहने की बात है कि ये ऑप्शन तो वैसे सही है ही है वैसे, क्योंकि दोनों में है। अगर दोनों में से कोई एक करेक्ट भी है तो -7,11 दोनों में है। अब 1,3 और 3,1 के बारे में बात कर लो। एक लंबे कैलकुलेशन से मैंने आपको बचाया। लंबा कैलकुलेशन क्या कहता कि इसे अल्फा कोमा बीटा मान लो। अब इसमें संतुष्ट कराओगे तो बीटा जो आएगा वो अल्फा -4 आएगा या 4 माइनस अल्फा आएगा। फिर यहां रखो, मापांक लो, मापांक को सरल करो, बच गए हम। ऑप्शन वाली चीजें थी। तो हम चेक कर लें कि अगर 1,3 से दूरी 1 इकाई है तो इससे नहीं होगी, अगर इससे है तो उससे नहीं होगी। दोनों में से किसी एक को चेक कर लेते हैं कि इस रेखा से 3,1 की दूरी कितनी है। 3,1 की दूरी चेक कर रहे हैं, देखो कितनी आती है। x की जगह अपन ने रखा 3, या x की जगह रखा 3, तो 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1 माइनस 10 बटा 4 और 3 का वर्ग। 4 3 12, बिल्कुल 12 और 3 15, 15 में से गए 10 तो बचे कितने? 5, और यहां पर भी 5, तो दूरी आई 1। मतलब 3,1 में दूरी 1 इकाई आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर क और घ में से एक विकल्प सही होना है तो क विकल्प में वो चीज सेटिस्फाई कर रही है, घ विकल्प को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। डन, सिंपल तरीके से अपन ने सवाल को निपटाया है। चलिए, यदि मूल बिंदु से उस रेखा पर जिसके अक्षों पर अंतःखंड A तथा B है डाले गए लंब की लंबाई P हो तो, अच्छा ठीक है, आपसे यह बोला है यहां पर प्रश्न में कि अगर ये A है, A,0 और ये 0,B है, यहां से जो लंबाई डाली है वो ये है, मतलब P की लंबाई है। तो आप A, B और P के बारे में क्या रिलेशन दे सकते हैं? तो कैसे निकालेंगे सोचो। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? एक तो आप अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण लिख दो। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x बटा a
y बटा बी बराबर 1। इसे थोड़ा व्यापक रूप में लिख दो, है ना, तो ये मिल जाएगा bx प्लस ay बराबर ab। अब इसे आप, इस समीकरण को आप बदल सकते हैं लंब रूप में। कैसे बदलते हैं? किसी भी समीकरण को जो कि व्यापक रूप में दिया है उसे लंब रूप में बदलने के लिए हम x और y के जो गुणांक हैं उनका वर्ग करने के बाद वर्गमूल लेते हैं और उससे सभी दुनिया भर के समीकरण को भाग दे देते हैं। मतलब आपने x और y का गुणांक कितना है, b का वर्ग प्लस a का वर्ग, इससे भाग दे दिया सबको, है ना। तो यहां पर तो मिलेगा b बटा b का वर्ग प्लस a का वर्ग, x प्लस a बटा b का वर्ग प्लस a का वर्ग बराबर ab वर्गमूल b का वर्ग प्लस a का वर्ग। अब अपन डिस्कशन कर चुके थे कि इस तरह के समीकरण में ये होता है cos अल्फा, ये होता है sin अल्फा और ये होता है p। सो डेफिनेटली p बराबर होना चाहिए ab, साथ में a का वर्ग और b का वर्ग, दोनों साइड वर्ग करें तो क्या मिलेगा, p बराबर a का वर्ग b का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ऐसा कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। तो फिर a का वर्ग b का वर्ग को इधर लाएं, ab के वर्ग से भाग दे के देख लो। तो क्या a का वर्ग प्लस b का वर्ग, अगर a के वर्ग b के वर्ग से भाग दो तो ये 1 बटा p का वर्ग आना चाहिए। सबको अलग अलग कर दीजिए। अगर सबको अलग अलग कर दोगे तो 1 बटा a का वर्ग प्लस 1 बटा b का वर्ग बराबर p का वर्ग, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। या 1 बटा p का वर्ग, p का वर्ग नहीं, 1 बटा p का वर्ग। ऐसा ऑप्शन नंबर 4 घ में दिया हुआ है। तो ये भाई साहब पहला तरीका है जिसकी मदद से आप हल कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका ज्यामिति वाला बता देता हूं, ठीक है। मतलब ऐसा सवाल आपने कक्षा 10 में किया भी होगा, पर अपन एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अब आपको ज्यामिति में क्या करना है। अच्छा, एक और तरीका था, यहां पर 3 तरीके मिले। देखो मुझे, मैं बता रहा हूं ना, मुझे एकदम से दूसरा तरीका और मिल गया। ये जो समीकरण आपने लिखा है, ज्यामिति वाला डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सरल रेखा का समीकरण। इस रेखा का समीकरण आपके पास मिला। इस रेखा की मूल बिंदु से जो दूरी है वही p है। तो इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लगाओगे तो p का मान ऐसा आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा, और कुछ नहीं करना था। अगर करोगे तो p का मान ये आ जाएगा। जब इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी निकालोगे तो तरीका, p का मान आ गया, देख लो, दूरी निकाल के देख लो, x की जगह 0, y की जगह 0, माइनस ab बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तीसरा तरीका देखो, एक सवाल को हल करने के कितने तरीके हैं। तीसरा तरीका जो है उसमें हमें सरल रेखा का समीकरण लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने माना कि ये एक त्रिभुज है ABC। अगर ये लंबाई a के बराबर है, अगर ये लंबाई b के बराबर है, तो ये लंबाई a और b के वर्गमूल के वर्ग के बराबर या वर्ग के वर्गमूल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हमने यहां से एक लंब डाला, हमें ये निकालना है, मान लीजिए ये p लंब है, इसकी लंबाई p है ना। तो इसे अपन m बिंदु कह देते हैं। क्या कह देते हैं? m नाम का बिंदु। तो एक छोटी सी बात बताओ मुझे, क्या ये कोण थीटा है? हाँ है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AMB में आप साइन थीटा का मान क्या लिख सकते हो? फटाफट बताओ। साइन थीटा मतलब इस कोण के सामने की भुजा लंब AM बटा, देखो ये लंब है तो लंब के सामने वाला कर्ण होना चाहिए, बटा AB, मतलब P बटा A। अब इस त्रिभुज को भूलकर बड़े वाले त्रिभुज ABC के बारे में बात कर लो। यहां साइन थीटा किसके बराबर? साइन थीटा मतलब ये वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज में ये तो b के बराबर है और ये a का वर्ग b का वर्ग। बड़े वाले त्रिभुज में सामने की भुजा जो है वो b है और उसका जो आधा कर्ण है वो a का वर्ग b का वर्ग का वर्गमूल है। अब दोनों भाई साहब जो साइन थीटा बराबर है, इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो p फिर से ab बटा वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग आ जाएगा।
तरीके अलग अलग हैं बहुविकल्पी सवाल को हल करने के। चलिए, मूल बिंदु से इस सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबवत दूरी कितनी है? तो कुछ नहीं, x की जगह 0 क्योंकि मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं, y की जगह 0 क्योंकि मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं, और ये 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो यार ये तो -7/13 आ जाएगा, है ना। 12 का वर्ग 13 का वर्ग तो 7/13। ऑप्शन नंबर क, चिंता की बात नहीं। डन डन। बात करेंगे ऑप्शन नंबर क के बाद 62वें सवाल की। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो कुछ नहीं, जहां जहां x है वहां वहां बिंदु का निर्देशांक, जहां जहां y है वहां वहां बिंदु का निर्देशांक, +20 और भाग दे दो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग से। x और y के गुणांक, 4 3 12, 12 और 3 15, 15 और 20 35, और ये आ जाता है 5, तो 7 इकाई आंसर होना चाहिए। मतलब ऐसे सवाल आपको अपनी परीक्षा में मिलेंगे हल करने के लिए, है ना। और ये तो फिर भी परीक्षा के हिसाब से भी खतरनाक सवाल हो जाता है कभी कभी। 3x + 4y - 8 = 0 और 3x + 4y - 3 = 0। क्या यहां पर दोनों रेखाएं समांतर है? समांतर है। x और y के गुणांक बराबर है, x का गुणांक, y का गुणांक बराबर है। दूसरी बात, दोनों के दोनों c एक दिशा में है, तो c1 इसे मान लो -8, c2 मान लो इसे, तो -8 - 3 बटा वर्गमूल किसका? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि c1 - c2 बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग लगा दो। यही होता है। c1 मतलब ये वाली संख्या, c2 मतलब वो वाली संख्या। 8 में से गए -8 में +3 जोड़े तो -5, ये 5, -5 बचा बटा 5 1 या -1, -1 का मापांक 1। डन। ये तो सिंपल सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के बारे में। इन रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो ये दोनों रेखाएं पहली बात तो समांतर हैं, क्योंकि 4/8 3/6 के बराबर है। 4/8 1/2, 3/6 1/2। तो सबसे पहले इस रेखा को अपन ने ऐसा लिखा, ठीक है। इसको 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर x और यहां पर x के गुणांक अलग अलग है। तो अपन ने 2 से भाग दिया पहली वाली रेखा का, तो ये बना 4x 3y बराबर 15/2। अब क्या? c1 - c2, ये c1 ये c2, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? c1 c2 जो है वो अचर पद है, और a और b का जो वर्ग है वो x और y का गुणांक है। c1 c2 मतलब 11 - 15/2 बटा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, या 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग का वर्गमूल। 22 में से 15 गए तो 7, ये बचा हुआ है 5। तो 7/5 अपना जवाब आना चाहिए, है ना। 22 में से 15 गए, और ये ऐसा किसी, अच्छा 2 भी आएगा ना, 15/2 आएगा। मतलब 15/2 है तो 22 - 15/2, तो ये जवाब आ जाना चाहिए अपना 7/10। विकल्प नंबर 3 करेक्ट है। इस तरह से हमने 64 सवाल सरल रेखा के हल कर लिए हैं MCQ के रूप में। आपको, मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी, और आपको जो भी परेशानी होगी वो आप कमेंट जरूर कर देंगे। बाकी इन वीडियोस को आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जाइए गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com, और जैसे ही वहां जाएंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। CBSE हिंदी माध्यम में कक्षा 11वीं सिलेक्ट कीजिए। वहां पर आपको गणित विषय दिखेगा, उसमें लिखा रहेगा कि अपन NCERT पढ़ रहे हैं। NCERT पढ़ने अपन ने सिलेक्ट किया, तो अपन ने कक्षा 11वीं की NCERT में जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ यहाँ दिया रहेगा। इसमें आपको NCERT पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण विषय का विवरण, सब कुछ चीजें मिलेगी। सभी राज्यों के लिए जरूरी चीज ये है, आप नीचे जाएंगे, चैप्टर के नाम है, किसी भी चैप्टर पे क्लिक कीजिए, उसके सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, उसका वीडियो चालू हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। तो बाकी अपन मिलते हैं अगली कक्षा में। लेकिन जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त एजुकेशन देता है। इसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, और ये सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।